तो आज हम लोग पढ़ेंगे हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग, है ना। जैसे कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस, है ना। इसमें हम मेटल्स को बाय प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से उसका एक पर्टिकुलर शेप साइज में जो एलिमेंट्स हमें तैयार करना है वो बाय प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, है ना। चाहे एक्सट्रूजन, फॉर्जिंग, बेंडिंग, डीप ड्राइंग, वाइड ड्राइंग, ये सब क्या है, ये सब मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस हैं। लेकिन अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो सब एक तरह का क्या है, कन्वेंशनल। उसको हम लोग कहते हैं कि ये एक कन्वेंशनल कन्वेंशनल मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है। इसके अंडर में होता क्या है कि जनरली जो कन्वेंशनल मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है इसमें बाय हम मैनुअली करते हैं और इसमें मशीन का भी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो पावर होता है वो या तो हम लोग या अपना ह्यूमन जो हैंड है उसके द्वारा अप्लाई करते हैं या इसमें मशीन का भी यूज करते हैं और तब जा करके फॉर्मिंग ऑपरेशंस करते हैं। तो इसमें हमें उतनी ज़्यादा एनर्जी मतलब नहीं मिल पाती है। कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ कहने का मेरा मतलब ये है कि कभी कभी हमें काफ़ी हाई एनर्जी रेट की ज़रूरत होती है। तो उस वक्त अगर हम लोग अभी तक जो हम लोग मेथड्स पढ़े हैं उसके थ्रू अगर ऑपरेशंस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगेगा, है ना। तो उतना एनर्जी देने में अगर हमारा मशीन सफिशियंट नहीं है या हमारे द्वारा जो हैंड है, मेन हैंड, वो भी अगर सफिशियंट नहीं है उतना एनर्जी देने में, तो फिर स्पेशल केस में हम लोग यूज करते हैं वो है हाई एनर्जी रेट ऑफ फॉर्मिंग। यानी कि इसको शॉर्ट में HERF, हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग। नाम से ही क्लियर है कि इस तरह के फॉर्मिंग ऑपरेशंस में जो एनर्जी जो जनरेट किया जाता है वो काफी हाई वैल्यू होता है। रेट रेट हम लोग कहते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, कोई भी चीज में अगर हम लोग रेट लगा देते हैं तो उसकी तुलना समय से हो जाती है ना। तो हाई एनर्जी रेट कहने का मतलब ये हो गया कि मतलब वैल्यू ऑफ एनर्जी जो रहेगा वो काफी हाई रहेगा और जो टाइम रहेगा वो शॉर्ट ड्यूरेशन रहेगा। मतलब हो गया कि जब एक शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर हाई एनर्जी अगर हम अप्लाई कर पाते हैं किसी भी मेथड्स के थ्रू तो वही कहलाता है हाई एनर्जी रेट। और इससे अगर हम लोग कोई फॉर्मिंग ऑपरेशंस करते हैं तो वो हो गया हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, कहा कि हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग इज ए मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस इन विच एक्चुअल फॉर्मिंग ऑफ वर्क अकर्स इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड। यानी कि हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग एक एक इस प्रकार का मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है जिसमें जो वर्क का हम लोग फॉर्मिंग करते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब बहुत कम समय में हम यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर्मिंग ऑपरेशंस कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग, इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक फॉर्मिंग। ये कुछ मेजर मतलब एग्जाम्पल है किसका, तो हाई एनर्जी फॉर्मिंग, हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग प्रोसेसेज का, है ना। तो इसके ड्यूरेशन में कह रहा है कि इस प्रोसेस में कि फॉर्मिंग प्रोसेस जो होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अप्लाइड फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल टाइम, मतलब बहुत एक छोटा सा समय में काफी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी का यहाँ पर क्या होता है, एप्लीकेशन होता है। तो इससे इससे होता क्या है कि जो बैंडिंग में वैसे नहीं हो पा रहा है ना, तो उसको हम हाई एनर्जी या ऐसा बैंडिंग या ऐसा फॉर्मिंग ऑपरेशन जिसमें हमें हाई एनर्जी रेट की जरूरत है, तो फिर हम लोग ये जो तीनों एग्जाम्पल है इसमें से कोई भी मेथड्स को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जितना भी चाहे एक्सप्लोसिव हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिव हो या इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक हो, इसके सबके पास क्या है, एक कॉमन फीचर है कि रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी की। इन तीनों ही ऑपरेशंस में जो एनर्जी रिलीज होता है वो काफी रैपिड होता है, मतलब बहुत कम समय में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, जनरेट करता है।
तो इस कारण से क्या होता है कि एक्सलरेटिंग द वर्क पीस अवे फ्रॉम द एनर्जी सोर्स, यानी कि इससे वर्क पीस जो होता है वो एनर्जी सोर्स से दूर भागता है, एक्सलरेट करता है। और स्वाभाविक है कि अगर हम वैसे वर्क पीस को मतलब भागने का जगह अगर डाई के अंदर देंगे तो फिर वो डाई के जैसा शेप क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो जैसे ही डाई का शेप गेन कर लिया तो हमारा फॉर्मिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो जाती है। इसका लगभग 20 से लेके 300 मीटर पर सेकेंड तक इसका मतलब वेलोसिटीज रहता है। मतलब इसका जो मूवमेंट है वर्क पीस मतलब इतना तेजी से भागता है डाई की ओर, है ना। तो इसमें लेकिन सावधानी क्या है कि चूंकि यहाँ पर काफी हाई एनर्जी रेट अप्लाई हो रहा है शॉर्ट टाइम के लिए, तो इसीलिए मटेरियल का डक्टाइल होना क्या है यहाँ जरूरी है। मतलब हो गया कि HERF ये जो फॉर्मिंग ऑपरेशंस है ये ब्रिटल मटेरियल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, डक्टाइल के लिए। वो भी जितना हाईली डक्टाइल होगा वो उतना बेहतर इसका एप्लीकेशन हो पाएगा, है ना, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल ही डिफॉर्मेशन को अलाउ करता है। और यहाँ मतलब हाई एनर्जी यूज हम कर रहे हैं डिफॉर्मेशन के लिए, तो जितना डक्टाइल रहेगा वो ज्यादा अच्छा है ना। तो इसीलिए इसमें हम लोग का मटेरियल का ये डक्टाइल रहना जरूरी है। इसके बाद है कि देयर आर सेवरल एडवांटेज ऑफ यूजिंग दीज फॉर्मिंग प्रोसेस। क्या क्या एडवांटेज है, तो सबसे पहला है कि डाई कॉस्ट आर लो, इसमें बहुत ज्यादा कॉस्टली डाई का इस्तेमाल नहीं होता है। इजी मेंटेनेंस ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस को हम लोग इजी मेंटेन कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग मोस्ट मेटल्स एंड मटेरियल डज नॉट शो स्प्रिंग बैक इफेक्ट, यानी कि यहाँ पर ज्यादातर मेटल जो है का फॉर्मिंग ऑपरेशन इससे पॉसिबल है। और उसके बाद जो है ये स्प्रिंग बैक जैसा घटना नहीं देता है। लेकिन इसके पास लिमिटेशन है कि अब यहाँ पर हाई एनर्जी जनरेट हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि उस एनर्जी को हम सही यूटिलाइज करें, इसके लिए हमारे पास स्किल्ड पर्सनल होना चाहिए। एडवांटेज में दिया है कि द एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन इज डिलीवर्ड एट ए मच हायर रेट देन इन कन्वेंशनल प्रैक्टिस, है ना, काफी हाई एनर्जी यहाँ पर जनरेट हो रहा है, इसीलिए इसको कहा हाई वेलोसिटी फॉर्मिंग प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई एनर्जी जनरेट होने से वेलोसिटी जो होता है डिफॉर्मेशन का वो भी हाई होता है, तो इसीलिए हाई वेलोसिटी फॉर्मिंग प्रोसेस भी कहा जाता है ना। और कह रहा है कि many metal tends to deform more readily under extra fast application of force, large part can be easily formed by this technique। इससे इस टेक्निक से बड़ा बड़ा पार्ट को भी हम लोग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि यहाँ पर स्ट्रेन रेट, यानी स्ट्रेन रेट जो होता है डिपेंडेंस ऑफ स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि जैसे है कि स्ट्रेन रेट आप जितना हायर टेम्परेचर पे होगा डिफॉर्मेशन उतनी ज्यादा मतलब अच्छा से होगा, तो स्ट्रेन रेट क्या होगा, बढ़ेगा। उसके बाद है कि जो यील्ड स्ट्रेस और फ्लो स्ट्रेस है एट लोअर प्लास्टिक स्ट्रेन आर मोर डिपेंडेबल ऑन स्ट्रेन रेट देन द टेंसाइल स्ट्रेंथ। ज्यादातर जो यील्ड स्ट्रेस है और फ्लो स्ट्रेस है ये कह रहा है कि जब मतलब डिपेंडेंट होता है किस पर, स्ट्रेन रेट पर, मतलब किस तरह से जो ब्लॉक है उसमें स्ट्रेन हो रहा है, और खास करके हायर टेम्परेचर पे हायर स्ट्रेन रेट होता है, तो उस पे ये निर्भर करता है ना। तो कह रहा है कि हाई रेट ऑफ स्ट्रेन कॉज द यील्ड पॉइंट टू अपीयर इन टेस्ट ऑन लो कार्बन स्टील एंड डू नॉट शो ए यील्ड पॉइंट अंडर ऑर्डिनरी रेट ऑफ स्ट्रेन। कह रहा है कि जो मतलब हाई रेट ऑफ स्ट्रेन जो है कॉज द यील्ड पॉइंट टू अपीयर इन टेस्ट ऑन लो कार्बन स्टील। जैसे लो कार्बन स्टील क्या है, माइल्ड स्टील एक तरह का डक्टाइल मटेरियल है, वहां पर हाई रेट ऑफ स्ट्रेन कॉज द यील्ड पॉइंट टू अपीयर, है ना, वहां पर हाई स्ट्रेन रेट के कारण जो है ये यील्ड पॉइंट अपीयर हो जाता है, मतलब हो गया कि डिफॉर्मेशन इसमें इजीली हो जाता है। लेकिन लिमिटेशन में क्या हो गया कि इसमें लिमिटेशन में वही है कि हाई इज स्किल पर्सनल्स की हमें क्या होती है, जरूरत होती है, बिकॉज यहाँ पर काफी हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है,
तो उस एनर्जी का सही यूटिलाइजेशन, क्योंकि एनर्जी है अगर सही यूटिलाइज नहीं हुआ, इधर उधर अगर चला गया तो ये नुकसान भी कर सकता है, डेंजरस भी हो सकता है, ठीक है। ये वहां पर काम कर रहे वर्कर को भी लग सकता है, या जो ये पार्ट इधर उधर मतलब मूव कर जाएगा तो उससे एक्सीडेंट का चांस हो सकता है। इसलिए यहाँ पर हाई एनर्जी रेट जनरेट के हो रहा है, इसको सही यूटिलाइज के लिए एक हाईली स्किल्ड पर्सन की जरूरत होती है। ये एक लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन ये है कि ये ब्रिटल मटेरियल के लिए सुटेबल नहीं है ना। और तीसरा चीज है कि इसमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि हम एक्सप्लोसिव यूज करते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल मतलब थिंग्स यूज करते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, तो इस सब को हैंडल्ड केयरफुली, मतलब सावधानी पूर्वक हैंडल करें, नहीं तो ये एक्सीडेंट कर सकता है ना। डाइज नीड टू बी मच बिगर टू विथस्टैंड हाई एनर्जी रेट। इसमें डाई भी हम ऐसा यूज करेंगे जिसके पास हाई एनर्जी रेट सहने की क्षमता हो, शॉक सहने की क्षमता हो, क्रैक को प्रिवेंट कर सके, है ना। और कंट्रोलिंग द एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी इज क्रिटिकल, है ना। यानी कि यहाँ पर एनर्जी का जो एप्लीकेशन का कंट्रोल है वो क्रिटिकल होता है। तो ये सब क्या है, इसका लिमिटेशन है। लेकिन एडवांटेज जो है इसका काफी ज्यादा है, इससे हमारा स्ट्रेन रेट काफी ज्यादा रहती है और हम विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हम डिफॉर्मेशन कर देते हैं, है ना। जैसे कि उसी में एक फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे कि एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग। ये क्या है, एक हाई एनर्जी रेट ऑफ फॉर्मिंग का एग्जांपल है। तो नाम ही है एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव मतलब हो गया कि जो एक्सप्लोड करता है, मतलब फटता है ना। तो जनरली एक्सप्लोसिव मटेरियल जो होता है जैसे टीएनटी, आरडीएक्स, है ना, हम लोग ये मटेरियल को देखते भी हैं कि जनरली जहाँ पर ये रॉक सब जो तोड़ा जाता है, पहाड़ में से रॉक तोड़ा जाता है, तो वहां पर भी टीएनटी, आरडीएक्स ये सब एक्सप्लोसिव मटेरियल यूज करता है, और एक ब्लास्ट करता है तो बड़ा से बड़ा चट्टान को भी ये उखाड़ के फेंक देता है। इतना इसमें पावर होता है, इतना एनर्जी होता है ना। तो मतलब हो गया कि एक टीएनटी एक्सप्लोसिव मटेरियल है, लेकिन जब ये एक्सप्लोड करता है तो ये काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। और अगर इस एनर्जी का हम यूज, जैसे कि हम रॉक को ब्रेक करने के लिए कर लेते हैं, तो वहां पर बड़ा से बड़ा शील्ड ऑफ रॉक को वो आसानी से तोड़ देता है ना। तो कह रहा है देयर आर टू टेक्निक ऑफ हाई एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग। दो तरह से हम लोग इसका हम यूज कर सकते हैं, जैसे एक स्टैंड ऑफ टेक्निक है और दूसरा कॉन्टैक्ट टेक्निक है। अब स्टैंड ऑफ टेक्निक में क्या है कि स्टैंड ऑफ टेक्निक में जैसे कि हम लोग का यहाँ पर डाई है ना। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अपना जो ब्लैंक है उस ब्लैंक को हम लोग इसमें प्लेस्ड कर दिए, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ दूरी पर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ ये एक्सप्लोसिव जो टीएनटी है, मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग टीएनटी या आरडीएक्स का यूज जो एक्सप्लोसिव है उसको हम रखते हैं। तो ये ब्लैंक से जो सर्टेन दूरी पर रखते हैं अगर इसको, तो ये इस डिस्टेंस को कहा जाता है स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। इसको क्या कहा जाता है, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। मतलब ये ब्लैंक के साथ कांटेक्ट में नहीं है और ये ब्लैंक से कुछ दूरी हट के है ना। और इसके प्रेशर को एक्युमुलाइज करने के लिए यहाँ पर स्पेशल तरह का यहाँ पर सेटअप लगा हुआ रहता है, ताकि इसका एनर्जी इधर उधर ना मतलब रिलीज हो पाए। तो ये होगा क्या कि जिस मतलब इस तरह का हम अरेंज कर देते हैं और फिर इस एक्सप्लोसिव मटेरियल को हम एक्सप्लोड होने देते हैं। तो जब ये टीएनटी एक्सप्लोड होता है, तो एक्सप्लोड होने के बाद इसमें काफी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी पल्स जनरेट होता है, और ये पल्स जो है चारों तरफ मूव करता है, ठीक है। चारों तरफ ये पल्स निकलता है, लेकिन पूरा सुटेबल अरेंजमेंट है, चारों तरफ से बंद है, तो ये पल्स किधर की ओर मूव करेगा, ये ब्लैंक की तरफ मूव करेगा। और ये पल्स काफी हाई वैल्यू होता है इसका, है ना। और मतलब ये ब्लैंक की ओर मूव करेगा, तो ये ब्लैंक को यहाँ पर इतना ज्यादा इस पर प्रेशर लगाता है, इसका पल्स इतना हाई होता है
कि ये ब्लैंक को डिफॉर्म कर देता है और ये डिफॉर्म होकर ये ब्लैंक जो है वो हमारा जो डाई है वो डाई में चला जाता है ना। क्योंकि ये इतना एक्सप्लोसिव है, इतना गैस बबल बनता है और गैस को निकलने का अगर जगह नहीं होगा तो वो प्रेशर क्रिएट करेगा और काफी हाई प्रेशर क्रिएट करता है। और इस कारण से वो मतलब काफी हाई एनर्जी इस ब्लैंक के ऊपर एक्ट होता है, जो इसको क्या कर देता है, इस डाई के अंदर डिफॉर्म कर देता है। तो ये एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग का ये स्टैंड ऑफ टेक्निक हुआ। इससे फायदा क्या होता है, स्टैंड ऑफ टेक्निक यूज करने से क्या होता है कि जो ब्लैंक का सरफेस है उसका नुकसान नहीं होता है ना। क्योंकि यहाँ पर जो एक्सप्लोसिव मटेरियल है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, सिर्फ उसका एनर्जी जो है वो यूज हो रहा है ब्लैंक के ऊपर, मतलब एनर्जी सिर्फ एक्ट हो रहा है ब्लैंक के ऊपर। तो ये एक प्रॉपर डिफ्लेक्शन देगा, है ना। इससे हमारा इसका सरफेस खराब होने का चांस कम रहता है। और दूसरा है कांटेक्ट टेक्निक। कांटेक्ट टेक्निक में तो फिर वही बात हो गई कि यहाँ पर जो डाई है और यहाँ पर हम ब्लैंक को रख दिए और ब्लैंक के ऊपर में ही हम लोग एक्सप्लोसिव को रख देते हैं, है ना। तो ये कांटेक्ट टेक्निक हो गया, है ना। इसमें एक्सप्लोसिव जो होता है वो ब्लैंक के ऊपर प्लेस्ड होता है और बाकी फिर अपना यहाँ पर डाई का सेटअप लगा हुआ रहता है। उसके बाद हम यहाँ पर एक्सप्लोसिव मटेरियल को हम एक्सप्लोड होने देते हैं। तो ये जब यहाँ पर एक्सप्लोड होगा तो फिर ये भी एनर्जी, काफी ज्यादा एनर्जी जनरेट करेगा, क्योंकि ये भी अपना गैस जो इसमें से रिलीज होगा वो बाहर निकलना चाहेगा और ये अगर पूरी तरह से बंद है तो वो इस प्लेट को ही ये नीचे की ओर प्रेस करेगा, है ना। और ये फिर इसको हाई एनर्जी जब प्लेट एक्सपीरियंस करेगा तो ये डाई के अंदर क्या कर लेगा, मतलब अपने आप को फील कर लेगा, है ना। तो इसमें एक दिक्कत ये है कि एक्सप्लोसिव का डायरेक्ट कांटेक्ट होने से ब्लैंक मटेरियल में तो इसका सरफेस पे ये मतलब खराब कर सकता है, यानी कि इसमें सरफेस को इरेगुलर कर सकता है, ठीक है। लेकिन प्रेशर जो होता है अप टू मतलब 30,000 मेगा पास्कल, जो कि काफी हाई वैल्यू है, उतना जनरेट कर देता है, जो कितना भी मतलब हैवी होगा ये ब्लैंक उसको एकदम प्रेस करके इसको क्या कर देगा, डाई में फील कर देगा, है ना। अगर उस बहुत इसका लिमिटेशन से ज्यादा प्रेशर लग गया तो ये फ्रैक्चर भी कर सकता है। तो ये है कांटेक्ट टेक्निक, है ना। एप्लीकेशन कह रहा है कि एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग का जो मेनली यूज्ड है वो एरोस्पेस इंडस्ट्री में होता है। वहां पर बहुत सारे एलिमेंट्स पार्ट्स बनाने में एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग का यूज किया जाता है। लेकिन अब आजकल जो है इसका इस्तेमाल ऑटोमोटिव रिलेटेड कंपोनेंट्स के भी प्रोडक्शन में जो है एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग का यूज होने लगा है। और द प्रोसेस हैज द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल इन लिमिटेड production prototype forming and for forming large size of component of which conventional tooling cost are prohibitively high। क्योंकि अगर हम लोग मान लीजिए कोई बड़ा सा एलिमेंट तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए अगर हम लोग कोई कन्वेंशनल टूलिंग सेटअप करते हैं तो इससे कॉस्ट ज़्यादा आता है, क्योंकि उसमें हाई एनर्जी की ज़रूरत है। तो हमको ऐसा मशीन लगाना पड़ेगा जो कि हाई एनर्जी डेवलप करे, है ना। और एक्सप्लोसिव मटेरियल बहुत सस्ता में मिल जाता है, तो फिर हम लोग एक्सप्लोसिव से ही हाई एनर्जी जनरेट करके और उसको फॉर्मिंग ऑपरेशंस कर लेते हैं। तो इसलिए आजकल जो है एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग का डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्शन यूनिट में भी इस्तेमाल किया जाने लगा है, क्योंकि इससे मतलब काफ़ी बड़ा से बड़ा प्रोडक्ट भी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में तैयार हो जाता है ना। तो इस प्रकार ये है एक हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग ऑपरेशंस का ये एक टाइप हो गया एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग।